क्या आपने भी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपकी जो एल्बो है उसके अंदर की तरफ आपको कोई पेन होता है, कुछ हल्का सा वहां पे स्टैबिंग जैसा फील होता है या फिर कुछ चुभन हो रही है? इस कंडीशन को गोल्फर्स एल्बो यानी कि मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कह सकते हैं। आइए आज हम जानेंगे कि गोल्फर्स एल्बो क्या होता है और ये किन किन वजह की वजह से ट्रिगर हो सकता है, और क्या ये सिर्फ एथलीट्स को या प्लेयर्स को होता है या फिर ऑफिस में जाने वाले जो ऑफिस गोयर एम्प्लॉयज हैं या फिर घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल पाराशर, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और आज आपको बताऊंगा गोल्फर्स एल्बो के बारे में, जो कि हमने सुना है बहुत हद तक ये होता है, जो कि रैकेट या फिर अगर बैडमिंटन, लॉन टेनिस, इस तरह के जो रैकेट से खेलने वाले गेम्स होते हैं उनको होता है, या फिर जो गोल्फ खेलते हैं उनको होता है, या फिर ये हो सकता है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप पे माउस का यूज़ करते हैं, ये उन लोगों को भी हो सकता है। पेन जो गोल्फर्स एल्बो में फील किया जाता है वो हमेशा अंदर की तरफ होता है, यहीं पे ही पेशेंट को पेन होगा, वहां पे वो हल्की सी स्वेलिंग की कंप्लेंट करेगा। अगर आप यहाँ पे उसको हाथ लगाएंगे तो ये एरिया टेंडर रहेगा, जो कि उसको बहुत दुखता है। और जो गोल्फर्स एल्बो होता है इसलिए जब हम लगातार एक ही काम को करे चले जाते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन खेलना है, अगर मुझे एक बार अपने अंदर की तरफ पेन स्टार्ट हुआ है और वो मेरा एक अलार्मिंग साइन था, लेकिन मैं रुका नहीं वहां पे, और उसके बावजूद भी मैं 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने, 6 महीने लगातार खेलता जा रहा हूं। मैं अपने हाथ को पूरा यूज कर रहा हूं, चाहे मैं उसको बैडमिंटन की तरह यूज करता हूं या फिर मैं उसको लॉन टेनिस की तरह यूज करता हूं। जब आप उसी एक्टिविटी को बार बार करते रहेंगे तो इसी काम को हम लोग रिपीटेटिव इंजरीज बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। और ओवर यूज भी इसी वजह से होता है। जब आप रिपीटेटिव इंजरीज को बिना ठीक करे लगातार करते चले जाते हैं तो उसको ओवर यूज बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पेन होता है। रिपीटेटिव और ओवर यूज इंजरीज में क्या होता है ये गोल्फर्स एल्बो में, कि अगर मैंने अपने हाथ में एक रैकेट पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखिए मेरी जो कलाई है वो थोड़ी सी फ्लेक्शन में है, हल्की मुड़ी हुई है, और इसको मोड़ने का जो काम करते हैं वो यहाँ पे मेरी फ्लेक्सर्स मसल करती हैं। इनका जो अटैचमेंट है वो मेरी जो ह्यूमरस बोन है उसके नीचे वाले हिस्से में होता है। तो अगर मैंने अपने हाथ में कोई भारी सामान, एक भारी रैकेट अगर होल्ड कर रखा है और मैं उसी से अगर लगातार खेलता चला जा रहा हूं, तो मेरे जो फ्लेक्सर्स मसल्स हैं उसके एक यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है मेरे मीडियल एरिया में, अंदरूनी भाग पे, वहां पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमको गोल्फर्स एल्बो या फिर मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस होता है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, क्या ऐसा एग्रीवेटिंग फैक्टर है या फिर ऐसा क्या फैक्टर है जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपके यहाँ की मसल्स वीक हैं, अगर आप एक एथलीट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो रिस्ट की एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स मसल्स को जाके जिम में ट्रेन करिए। लेकिन अगर आप ट्रेन नहीं करते हैं तो आपकी ये वाली मसल्स वीक रह जाएंगी, और अगर आपकी फोर आर्म मसल्स वीक हैं तो आपको मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस या फिर लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस दोनों होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वीक मसल्स, आपकी फ्लेक्सर मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं आपका गोल्फर्स एल्बो होने में। दूसरा क्या तरीका है जिससे कि आपको ये बीमारी हो सकती है, वो है कि अगर आप दर्द होने के बावजूद भी अगर आप लगातार उसका यूज़ करते जा रहे हैं, अगर आप रिपीटेशन पर रिपीटेशन अपने बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान करेगी। अगर आप खेलते हैं या फिर आप काम करते हैं या फिर आपका अगर आर्टिशन वाला काम है, आपका क्राफ्टमैनशिप वाला काम है, आपको सिलाई बुनाई करते हैं, अगर वैसा भी कुछ काम करते हैं, तो प्ले में, खेलने में और काम करने में दोनों ही तरीके से ये आपको कंट्रीब्यूट करता है। तीसरी चीज बातें हैं, अगर आप खेल रहे हैं और आपका जो इक्विपमेंट है यानी कि आपका जो रैकेट है वो आपका रैकेट फॉल्टी है, यानी कि उसकी जो ग्रिप है या तो आपकी ग्रिप से ज़्यादा ग्रिप है, या तो उसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो लूज हैं या टाइट स्ट्रिंग्स हैं, या फिर आपने रैकेट अपना बार बार गिराया है खेलते वक्त, जिसकी वजह से उसका बैलेंस थोड़ा ख़राब हो गया है। तो अगर अनबैलेंस रैकेट है तो वो भी आपका कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपको उसको पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी।
साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि रैकेट जो होता है वो एज ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली होता है, कि जूनियर्स का अलग है और वेट के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा तो रैकेट्स के साइज भी चेंज होते चले जाते हैं। तो अगर आप छोटे हैं और आपने भारी रैकेट उठा रखा है तो आपका हैवी रैकेट की वजह से भी आपको गोल्फर्स एल्बो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। अगर आप आपके पास में सारे इक्विपमेंट्स ठीक हैं, आप एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी खेलने का तरीका ही गलत है, आपका कोच, आपके जो साथी हैं वो आपको सिखा रहे हैं लेकिन आपको ठीक से खेलना अगर नहीं आ रहा है, तो जो फॉल्टी मैकेनिक्स है खेलने की वो भी आपको इसमें भागीदारी दे सकती है गोल्फर्स एल्बो में। अगर आपकी पुअर टेक्निक्स है खेलने की, अगर आप अपनी कलाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अगर हम टेबल टेनिस देखें तो टेबल टेनिस में बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कलाई का होता है। अब अगर कलाई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो फिर भी आपको गोल्फर्स एल्बो हो सकता है। तीसरा रीज़न कि आप जब खेल रहे हैं तो आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत जर्की स्ट्रोक्स हैं, यानी कि आप स्ट्रोक तब मार रहे हैं जब बॉल आपके बहुत पास में आ गई है। अगर आप बिल्कुल ही एंड मोमेंट्स पे जर्क के साथ में एकदम सचेत होकर उस मोमेंट्स को मारेंगे, आपकी पूरी बॉडी वार्म अप नहीं है, उतनी एक्टिव नहीं है, तैयार नहीं थी उस स्ट्रोक को खेलने के लिए, अगर आप ऐसे ही जर्की मूवमेंट्स के साथ खेलेंगे तो भी आपको ये हो सकता है, क्योंकि जर्की मूवमेंट से आपका जो मोमेंटम है वो तो नहीं था, आपने खड़े खड़े अचानक से मार दिया, आपकी मसल प्रिपेयर नहीं थी, आपने उसको चोट कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका जो खेलने का तरीका है, जो बॉल को अगर आप रैकेट के बीचों बीच में नहीं मार रहे हैं, कभी आप बॉल के फ्रेम पे मारते हैं उसको, कभी आप उसके हैंडल पे मारते हैं, तो अगर आप इस तरह से बॉल को जहां पे उसको लगना चाहिए नेट पे अगर वहां पे नहीं मार रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको गोल्फर्स एल्बो हो सकता है। तो आइए अब ठीक करते हैं कि आखिर ये आपका जो पेन है वो कैसे ठीक हो सकता है। सबसे बड़ा जो है वो है हमें रेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आराम देना पड़ेगा आपकी एल्बो को, और ये जो आराम हो सकता है ये 4 से 6 हफ्ते का हो सकता है। इस पूरे रेस्ट के दौरान में आपको खेलना नहीं है, भारी रैकेट नहीं पकड़ना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके पेन को बढ़ाती है वो नहीं करनी है आपको। चाहे आप अपने ऑफिस का बैग कैरी कर रहे हैं या फिर अपने घर में एक भारी दरवाजा है उसको बंद करते हैं, कोई लगेज को पुल कर रहे हैं, आपके घर में सफाई चल रही है जहां पे आपको एक बड़े बकस को, संदूक को, बेड को पुश करना है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि आपके पेन को बढ़ाती है वो आपको नहीं करनी है। दूसरा तरीका जिससे कि हम पेन को कम करते हैं उसका नाम है आइस पैक। बर्फ के पैक जो कि मार्केट में मेडिकल स्टोर पे बने बनाए मिलते हैं, नहीं तो आप घर में कुछ एक पॉलीथिन में आइस क्यूब को डाल के उसको गांठ लगा दीजिए, उसको एक कॉटन के हैंकी में रख के अपने एल्बो के पास रखिए। यहाँ पे इसको आपको 10 से 15 मिनट रखना है और ऐसा आप दिन में 4 बार करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 से 15 मिनट दिन में 4 बार, 4 टाइम्स। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो इससे आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी और आपको पेन में आराम मिलेगा। जब आपका पेन ठीक हो गया है उसके बाद भी आपको आइस पैक इससे हाफ द क्वांटिटी में, यानी कि दिन में 2 बार फिर भी लगाते रहनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो कि तीसरा तरीका है गोल्फर्स एल्बो के पेन को कम करने का। यहाँ पे आपको अपने हाथ को सीधा रख के अपनी जो फिंगर्स हैं उनको नीचे की तरफ लेके जाना है। जब आप नीचे लेके जाएंगे तो आपके पूरा जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उनमें स्ट्रेच फील आएगा। ये स्ट्रेचिंग करने से इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपको यहाँ पे कुछ स्कार टिश्यू डेवलप होते होंगे वो स्कार टिश्यू अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे और आपको पेन में आराम मिलेगा। साथ ही साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी में अनंत चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको ठीक कर सकती हैं। यहाँ पे मैनुअल थेरेपी है और यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी है। इन दोनों का ही अपना जो यूसेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करें तो लॉन्ग वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, क्लास 3 लेज़र, क्लास 4 लेज़र, इस तरह की जो रेज वाली जो मशीन्स हैं वो कि आपके इस वाले जो आपका इन्फ्लेमेशन एरिया है उस पर अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका पेन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आप आइसिंग करते रहिए। इंटरफेरेंशियल थेरेपी करंट्स, रशियन करंट्स अगर आप लगाएंगे तो भी आपके इस एरिया में पेन काफ़ी हद तक कम होता है। साथ में जब बात करते हैं मैनुअल थेरेपी की, तो अगर आप थोड़ा सा मोबिलाइजेशन ग्लाइडिंग टेक्निक जानते हैं तो अगर आप अपने एल्बो के जॉइंट्स को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे तो उससे भी आपकी जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
साथ ही साथ जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, जैसे ही आपका पेन का जो स्केल है, जो आपका लेवल है वो कम होता है, तो आपको जल्दी से जल्दी फोरआर्म मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएंगे। इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने से आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, री इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं और यही एक्सरसाइज करने से आप करियर में आगे तक लंबा खेल सकते हैं। एक और चीज़ आती है जो कि आपके इस पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकती है और उसका नाम है ब्रेसिंग। कुछ तरह के स्प्लिंट्स और ब्रेस आते हैं जो कि आपके ये गोल्फर्स एल्बो के जो पेन है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ये जो ब्रेस होते हैं ये तकरीबन 2 इंच इनकी चौड़ाई होती है और ये आपके एल्बो से तकरीबन 1 या 1.5 इंच नीचे पहना जाता है। इसको पहनने की वजह से जो भी आपकी जो फोर्सेस हैं जो कि आपके इस वाले एरिया पर तक पहुंच के उसको पेन पहुंचाती हैं, वो फोर्स यहीं तक रुक जाती हैं, वो फोर्स एल्बो तक नहीं पहुंचेंगे तो आपको पेन नहीं आएगा। और ये जो ब्रेसेस हैं ये आप इनिशियली लंबे समय के पहनिए, खेलते खेलते वक्त भी पहनिए, मान के चलिए कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे आप पहने। जैसे जैसे आपका पेन ठीक होता जा रहा है वैसे वैसे आप इसके पहनने का टाइमिंग कम कर सकते हैं। अब अगर आप एक एथलीट हैं, आप एक इवेंट खेलते हैं रैकेट वाला, चाहे वो टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, तो ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने स्पोर्ट्स में वापसी कैसे करनी है। ये बात को ध्यान से सुनिए, इस बात को मिस मत कर दीजिएगा। अगर आपको इस बात को समझ में हमसे कोई अगर आपको इस बात को समझने में कोई अगर तकलीफ होती है या फिर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा मोबाइल नंबर और एड्रेस मौजूद है। आप मोबाइल नंबर एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट करके आने वाली वीडियो में इसमें जो हम लोग एक्सरसाइज पार्ट बताने वाले हैं वो हम समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्पोर्ट्स में वापस जाना है तो वापस जाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको याद रखना है कि आप आगे की तरफ वार्म अप हमेशा करेंगे। आप बिना वार्म अप करे कभी भी प्रैक्टिस में या फिर अपने गेम में वापस नहीं जाएंगे। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपकी मसल्स उस स्टेज में नहीं होती हैं कि वो रैकेट भी होल्ड कर पाएँ या फिर वो एक गेम खेल पाएँ, और चांसेस ऑफ इंजरी बहुत हाई रहते हैं अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं। अगर आपका रैकेट ठीक नहीं है, आपका रैकेट भारी है, अनबैलेंस है, उसके स्ट्रिंग लूज हो गए हैं, गिरने की वजह से उसका जो एक फ्रेम स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया है, तो इट इज़ द हाई टाइम जब आप रैकेट को छोड़ दीजिए। आपके खेलने की टेक्निक कैसी है? आपके पास में सारे इक्विपमेंट्स ठीक हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है तो आपको अब अपने कोच के पास जाना चाहिए। उसकी गाइडेंस में आपको सीखना चाहिए कि आप किस तरह के स्ट्रोक्स खेलें जिससे कि आपको पेन कम हो। वो एथलीट्स और वो प्लेयर जिनको कि पेन की तकलीफ कम होती हैं वो अच्छे कोचेस और अच्छे गाइडेंस में खेलते हैं जिससे कि उनको पेन कम रहता है। चौथे नंबर पे आता है आपका गेम। आपका गेम ऐसा होना चाहिए इसके लिए आप ऊपर का सारा के सारे तरीके आप करके आ चुके हो, आप बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हैं अपना गेम खेलने के लिए। और जब भी आप गेम खेल लेते हैं तो गेम खेलने के बाद में आपको कूल डाउन, आइसिंग, रेस्ट हमेशा करना है, स्पेशली अगर आप रिसेंटली एक इंजरी से उठ के आए हैं तो अगर आपको गोल्फर्स एल्बो है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्ड रिस्ट फ्लेक्शन, यानी कि आपकी जो कलाई है उस कलाई को ऐसे रखिए और जब आप इस कलाई को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देना है। आपने अपनी कलाई को यहाँ पे रखा, आप कलाई को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ऊपर लेके आइए। तो यहाँ पे देखिए मैं रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, मेरी आगे की जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं और जिससे कि मेरी यहाँ की मसल्स स्ट्रांग होंगी। इसी के अपोजिट में जब अपने हाथ को आप नीचे रखते हैं, यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ये रजिस्टर्ड रिस्ट एक्सटेंशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करने से भी आपका दर्द कम होता है। साथ ही साथ अभी आप यहाँ पे एक डंबल पकड़िए दोनों हाथों में और डंबल्स को जब आप प्रोनेट करेंगे और सुपिनेट करेंगे तो इसको करने से भी आपकी रिस्ट और एल्बो जॉइंट स्ट्रांग होता है और गोल्फर्स एल्बो की आपकी प्रॉब्लम कम होती है। और अब आते हैं बात स्ट्रेचेस पे, तो दोनों ही मसल जिसको हमने स्ट्रेंथन किया था, चाहे वो फ्लेक्सस मसल थी चाहे वो एक्सटेंसस मसल थी, दोनों ही मसल्स को आपको 3 से 5 बार के लिए 10-10 सेकेंड के लिए आपको उसको पकड़ के इस तरीके से फ्लेक्सर्स को आपको स्ट्रेच करना है और इस तरीके से आपको एक्सटेंसर्स को रिलीज करना है। तो जब आप इनको स्ट्रेच कर लेंगे तो आपको दर्द में आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप तब भी करते रहिए जब आपका पेन ठीक हो गया है। ठीक होने के कम से कम 1 से 3 महीने तक सारा जो प्रोटोकॉल है ब्रेसिंग का, स्ट्रेचेस का, आइसिंग का, उसको बरकरार रखिए। ये पेन आपका लौट के नहीं आएगा।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वो एथलीट्स जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर पेन आपका खुद इलाज करने से ठीक नहीं हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपका इलाज करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।